सांख्यिकी के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं भारित समांतर माध्य या भारित माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। देखिए, समांतर माध्य में प्रत्येक पद को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको बराबर महत्व दिया जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न पदों को एक समान महत्व न देकर उन्हें अलग अलग महत्व अर्थात भार देने की ज़रूरत पड़ती है और दिया भी जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमें माध्य ज्ञात करना हो तो प्रत्येक पद को पहले उसके भार से अलग अलग गुणा कर देते हैं और फिर इन सभी गुणनफलों के योग में सभी सूचकांकों यानी पदों के योग का भाग देकर जो भागफल आता है उसे समूह का भारित माध्य या भारित समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है भारित माध्य यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एम अपॉन एन। यहाँ सिग्मा डब्ल्यू, ये सिग्मा का मतलब तो योग होता ही है, आपको पता है। डब्ल्यू का मतलब होता है भार जो वेट दिए जाते हैं। एम का मतलब सूचकांक होता है, इसका मतलब एक्स से होता है, पद से होता है। और एन का मतलब होता है सूचकांकों का योग यानी पदों की संख्या। ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे किया गया है। यहाँ पे जो आपके मासिक वेतन यहाँ दिया गया है, एक स्कूल के अध्यापकों की संख्या तथा उनका मासिक वेतन नीचे दिया गया है और उनके वेतन का भारित माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो दिया गया है आपका मासिक वेतन, इसे भार माना गया है, डब्ल्यू माना गया है। और जो सूचकांक हैं वो 1, 6, 10, 3 और 7 हैं। ठीक है, यहाँ पे आप W इंटू एम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 500 गुणे 1 500, 250 गुणे 6 1500, 1500 300 560 टोटल, जिसे हम सिग्मा WM बोलते हैं, ये कितना है 4360। सिग्मा M बोलिए या N बोलिए, ये कितना है 27। तो अब आपको जो फार्मूला अप्लाई करना है वो क्या अप्लाई करना है, चाहे आप इसे n बोलें या सिग्मा W बोलें, तो इसको जब आप फार्मूले में रखेंगे, भारित माध्य क्या है सिग्मा WM अपॉन n, तो आपका भारित माध्य कितना आ जाएगा 161.48 रुपये। चलिए उदाहरण नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे किसी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की संख्या एवं उनकी दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार है। तो मजदूरी का भारित माध्य आपको ज्ञात करना है। देखिए कार्य दिया गया है, पेंटर, पुताई करने वाले, सफाई करने वाले, मुख्य मजदूर, सहायक मजदूर। तो ये कार्य जैसे है ऐसे ही उतारना होगा। दैनिक मजदूरी दी गई है और यहाँ पे मज़दूरों की संख्या दी गई है। तो दैनिक मजदूरी को W हम बोलेंगे और मज़दूरों की संख्या को M मानेंगे, यानी कि ये सूचक पद है। तो अब आपको अगला कॉलम WM का बनाना है। WM का मतलब है 40 गुणे 2, तो 80 आ जाएगा। 35 गुणे 5 करने पे 175 आएगा। 15 गुणे 4 करने पर 60 आएगा। 30 गुणे 2 करने पे 40 आएगा। ये मैंने बाद में अलग से सॉल्व किया है, वैसे ये क्वेश्चन आपकी किताब में केवल इतना दिया गया होगा, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दिया था। 120 और ये यहाँ पर आप जोड़ेंगे जब इसका योग, तो इसे आप बोलते हैं क्या, सिग्मा WM। ये कितना है 495। सिग्मा WM कितना है 495। आप जब WA यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो सिग्मा WN अपॉन सिग्मा M या N करके करेंगे। आप इनकी संख्या जब निकाल रहे हैं सिग्मा WM बोलें या N बोलें, ये 19 है। तो जब आपने इसे किया तो आपने पाया कि ये 495/19 यानी कि 26.05 आ गया, जो आपका उत्तर भी है। ठीक है, इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, ये दरअसल वेटेड अरिथमेटिक मीन के नहीं हैं, ये कंबाइंड मीन के हैं। और कंबाइंड मीन का फार्मूला ये होता है, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है समांतर माध्य के आखिर में, कि कंबाइंड मीन यानी कि ये एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। इसे समांतर माध्य कहा जा सकता है, कहा ही जाता है। तो एक्स बार 1 का मतलब है कि पहले सीरीज का समांतर माध्य, N1 का मतलब है पहले सीरीज में पदों की संख्या। तो पहली पदमाला में पदों की संख्या N1
और पहली पदमाला का समांतर माध्य, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे जोड़ देंगे दूसरी समांतर माध्य दूसरी श्रेणी के समांतर माध्य गुणे दूसरे श्रेणी में पदों की संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उनको आपस में जोड़ेंगे और इसे डिवाइड करते हैं किससे, इसे हम डिवाइड करते हैं n1 प्लस n2 से। चाहे आप n2 प्लस n1 लिख लें, इनके प्लस में सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं होता, अल्टीमेटली n1 और n2 को जोड़ना है। इसमें बाई चांस n2 पहले लिख दिया है, n1 बाद में लिखा, बट ये n1 प्लस n2 लिखा जाना चाहिए। तो ये एक आपका फार्मूला है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 50 पुरुष कार्यकर्ताओं के साप्ताहिक वेतनों का माध्य 63 है। तो माध्य कितना है 63, यानी x बार 1 कितना हो गया 63। इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ रख रहे हैं। और पुरुष कितने हैं 50, यानी n कितना है 50, तो n1 50 हो गया, तो 63 इंटू 50 कर लिया, प्लस जोड़ेंगे किसको, ये ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर हम जोड़ेंगे किसको, किसमें, जो दूसरी पदमाला है उसमें 40 स्त्री कार्यकर्ता हैं, तो n2 कितना हो गया 40 और इनका साप्ताहिक वेतनों का माध्य कितना है 54, तो x बार 2 54 हो गया। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। तो मल्टीप्लाई किया तो 63 गुणे 50 3150 आया और 54 गुणे 40 2160 आया। इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 5310। इनके नीचे 50 और 90 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 90, सॉरी 50 और 40 जुड़ जाने पे 90 हो जाएंगे। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 59 आ जाएगा एंड दिस इज़ योर आंसर। ये दोनों का सामूहिक माध्य होगा। तो CM का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामूहिक माध्य या कंबाइंड मीन, और मीन का मतलब होता है समांतर माध्य सामान्य रूप से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो 3 में 40 और 50 व्यक्तियों के 2 समूह हैं, उनकी मासिक आय क्रमशः 100 और 70 दी गई है। तो 40 और 50 के 2 समूह हैं, उनकी मासिक आय अगर दी गई है तो अब आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि 90 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय बताइए कितनी होगी। यानी कि दोनों के n1 और n2 दिए गए हैं, उनके x बार 1 दिए गए हैं और x बार 2 दिया गया है, आपसे 90 का कहा जा रहा है। तो आप सीधे सीधे ये फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुटअप कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज आप सभी का गृह कार्य है, ये इस फार्मूले से लगेगा जो एरो यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं गुणोत्तर माध्य की तरफ, ज्योमेट्रिक मीन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना होगा। देखिए किसी श्रेणी के सभी पदों का परस्पर गुणा कर दें हम, किसी श्रेणी के सभी पदों का परस्पर गुणा कर दें, जो उनका गुणनफल आए उनका वही मूल निकाल लें जितने की उसमें पदों की संख्या है। वही मूल का मतलब है जैसे अगर 2 पद हैं तो 2 गुणे 3 अगर ये पद हैं तो ये 6 आएगा, तो इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर ये 2 गुणे 3 गुणे 4 है तो इनका हम क्यूब रूट निकालेंगे। ये कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24, 24 का हमें क्यूब रूट निकालना है। अगर ये 4 पद होंगे तो 4th रूट निकालना होगा। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 हो तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 चौक 24, 24 और 5 120, 120 का हमें 4th रूट निकालना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें तो हमारी एक लिमिट है इस तरह से निकालने की। तो इस तरह से हम 5 6 10 संख्याओं का निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके आगे निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि 4 4 के जोड़े बना सकते हैं, 5 5 के जोड़े बना सकते हैं, वो भी कुछ ख़ास संख्याओं में। सब में ये संभव नहीं है। तो इसे निकालने के लिए कुछ और काम करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो हमने ये जानना शुरू किया था कि जितने भी पद हैं किसी श्रेणी में, उन सभी का परस्पर गुणा करें, जो गुणनफल प्राप्त हो उसका वही मूल्य निकाल लिया जाए जितने उसमें पदों की संख्या है। यानी कि अगर n पद हैं तो nth रूट निकालेंगे उस श्रेणी में आए हुए सभी पदों का, जो परस्पर गुणा करके गुणनफल आएगा उसका। तो ये जो निकल के आएगा ये गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, किसी श्रेणी के सभी पदों का परस्पर गुणा करके उसके गुणनफल का वही मूल्य निकालकर, जो कि पदों की संख्या है, जो भी मान आता है वही गुणोत्तर माध्य कहलाता है। यानी कि किसी श्रेणी के n पदों के गुणनफल के nवें मूल को, किसी श्रेणी के n पद अगर हैं तो उनके गुणनफल का nवां मूल यानी कि nth रूट अगर निकालें तो वही उस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य
यह गुणोत्तर मध्यमान कहलाता है। इसके गुण दोषों पर चलो चर्चा कर लेते हैं। गुण क्या है? इससे परिणाम अपेक्षाकृत शुद्ध आते हैं। इस माध्य पर अति सीमांत पदों का प्रभाव पहले सभी माध्यों की तुलना में बहुत कम पड़ता है, अतः परिणाम शुद्ध निकलते हैं। सभी पदों का महत्व ऐसा भी नहीं है कि अगर सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता तो सीमांत पदों को ध्यान ही ना दिया जाता हो। जैसे कि समांतर माध्य पे सीमांत पदों का यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 1063 अगर दिया गया तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है। अब 1063 और ये 1, 2, 3, 4, 5 का अगर समांतर मूल्य निकालें तो वो 1, 2, 3, 4, 5 से अलग कुछ और ही आएगा। वो 1000 के आसपास कुछ आ सकता है समथिंग। तो कहीं ना कहीं इसमें 1063 एक सीमांत पद है, एक्सट्रीम वैल्यू है और इसने समांतर माध्य को बदल दिया। अगर हम मध्यिका की बात करें तो मध्यिका इधर उधर के बाकी पदों को छोड़ देता है, केवल सेंटर की बात करता है, तो ये उसका दोष है। ठीक है, इसी तरह से बहुलक भी इधर उधर के पदों को ध्यान में नहीं रखता, केवल समांतर बारंबारता अधिकतम जिसकी होती है उसी को माध्य के रूप में स्वीकार करता है। तो ये उसका भी दोष है कि वो सारे पदों को ग्रहण नहीं करता। मध्यिका और बहुलक के ये दोष। समांतर माध्य का दोष ये है कि ये अति सीमांत पदों से बहुत प्रभावित होता है। तो गुणोत्तर माध्य एक ऐसा माध्य निकला जो सीमांत पदों से प्रभावित भी नहीं होता और सभी पदों को कैलकुलेशन में प्रयोग में भी लाया जाता है, किसी भी पद को छोड़ा नहीं जाता। जहाँ मध्यिका और बहुलक का ये दोष होता है कि उसका गणितीय विवेचना नहीं हो सकती, लेकिन गुणोत्तर माध्य उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन के लिए सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा इसके गुणों में आंकड़ों का मूल्य, यदि आंकड़ों का कुल मूल्य और उनकी कुल संख्या ज्ञात हो तो उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आंकड़ों का कुल मूल्य व उसकी कुल संख्या ज्ञात हो तो उसे यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसे निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें जो समांतर माध्य के गुण हैं वो भी हैं और जो समांतर माध्य के दोष हैं उन्हें भी दूर किया गया है। अनुपात में उपयुक्त, तो अनुपातों के माध्यम में ये बहुत उपयोगी होता है। शून्य पद का अभाव, किसी भी समंक श्रेणी में गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है, मगर उसमें कोई भी पद शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी पदों के गुणनफल का nth रूट निकालते हैं। तो अगर कोई भी पद शून्य हो गया तो सारा का सारा गुणनफल शून्य हो जाएगा और वहाँ पे गुणोत्तर माध्य नहीं निकाला जा सकेगा। छोटे मानों का महत्व, इसमें बड़े मानों का महत्व कम हो जाता है और छोटे मानों का महत्व पर्याप्त दिया जाता है, अधिक दिया जाता है। ये जो आपने छठा पॉइंट पढ़ा था ये दरअसल इसका गुण कम है, ये इसका अवगुण ज़्यादा है, दोष ज़्यादा है। तो पहला दोष क्या है? पद शून्य होने पर, यदि एक पद का मूल्य शून्य हो तो गुणोत्तर माध्य पूरा शून्य हो जाएगा और इससे ये परिणाम जो होगा ये सही नहीं आएगा कि गुणोत्तर माध्य पूरी श्रेणी का सच्चा प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है। दूसरा, अन्य माध्यों की अपेक्षा इसकी गणना कठिन है। तीसरा, ऋणात्मक मान असंभव है। इस श्रेणी में कोई भी मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी भी। मूल्य ऋणात्मक भले हो लेकिन माध्य ऋणात्मक कभी नहीं आएगा। सभी मूल्य आवश्यक, इसे प्राप्त करने के लिए पदमाला में हर पद का मूल्य जानना आवश्यक है, समांतर माध्य की ही तरह। निरीक्षण द्वारा असंभव है। जैसे बहुलक को या मध्यिका को आप निरीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं, कुछ हद तक समांतर माध्य को भी, लेकिन इसको निरीक्षण से आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लघुगणक पर आधारित ये जो है ये लघुगणक पर आधारित है, इसे जिसको लघुगणक का ज्ञान नहीं है वह इसे जान नहीं पाएगा। अच्छा, इसके दोष और गुण के बावजूद भी इसका उपयोग लाते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि इसकी अपनी उपयोगिताएं हैं। यह वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहाँ बड़े मूल्यों को कम महत्व देना हो और जो छोटे पद हैं उनको महत्व ज़्यादा देना हो। जहाँ मूल्यों में बहुत ज़्यादा असमानता होती हो, जैसे कि कोई पद होगा 0.0037, कोई पद होगा 14, कोई पद होगा 14,317। तो ऐसे पदों में अगर कोई भी समांतर माध्य आप निकाल सकते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन ही है। ठीक, जहाँ निरपेक्ष पदों का औसत नहीं निकालना हो बल्कि अनुपातों या पदों का मान निकालना हो, यानी कि जो पद दिए गए हैं उनका आपको औसत नहीं निकालना है बल्कि अनुपात या जो पद हैं उनका मान आपको निकालना हो। ठीक है,
आपको पदों का औसत नहीं निकालना है, बल्कि अनुपातों या पदों का आपको मान वैल्यू निकालनी है। और सूचकांकों के निर्माण में प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तनों के मापन में उपयोगी है। ये जो इसके उपयोग की बात करें तो अगर आपको इंडेक्स बनाने हैं सूचकांक, तो उसके निर्माण में ही इसका उपयोग होता है। प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तनों के मापन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सवाल यह है कि गुणोत्तर माध्य को ज्ञात करने की विधियां क्या क्या हैं। तो अगर कोई अनग्रुप्ड सीरीज़ है, यानी कि असमूहित श्रेणी है, जैसे कि जहाँ पे जिसे आप व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, तो उसमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, गुणोत्तर माध्य यानी GM इज इक्वल टू x1 पहला पद, x2 दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए xn पदों का, यानी कि x से लेकर के xn जितने भी पद हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका एक्सपोनेंट जो होगा, उसकी जो घात होगी वो 1/n होगा। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखा आपने, तो इसकी घात 1/3 आएगी। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसको आप इस रूप में भी कर सकते हैं, गुणोत्तर माध्य बराबर, ये तो आपने मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली इसे बीजगणितीय विधि से ऐसे लिखा। अगर आप लॉग का इस्तेमाल करके करना चाहें तो आप लिखेंगे क्या, जी यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा लॉग एक्स, यानी कि हर पद का लॉग वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको जब जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, एन का मतलब है पदों की संख्या, और उसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे तो गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। ये आपका असतत श्रेणी यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज नहीं दिए गए होते हैं। और डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ में जहाँ पर पद बारंबारता हो या वर्ग बारंबारता हो, वहाँ पर आप जो इस्तेमाल करते हैं वो ये पद इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। गुणोत्तर माध्य के लिए फार्मूला क्या लगेगा, x1 इंटू F1, पहले पद को उसकी बारंबारता से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक साथ आएगा x2 इंटू F2, यानी कि सेकेंड पद और उसकी बारंबारता से मल्टीप्लाई, और इस तरह से लास्ट में nth पद, nth मतलब जो वेरिएबल है और उसको nth फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली 1/n का मतलब होगा 1/सिग्मा f, यानी कि जितनी बारंबारता होगी उतना आप ये निकालेंगे। तो इसे एल्जेब्रिकली तो करना असंभव जैसा होता है, छोटी संख्याओं में तो कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 4 3 तक तो कर सकते हैं, इसके बाद करना ये असंभव है लगभग। इसको लॉग से ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लॉग में करने के लिए इसका फार्मूला जो ऊपर दिया गया है, ये तो फार्मूला कैसे बना है ये बताया है, आप जो यूज़ में लाते हैं वो ये फार्मूला यूज़ में आते हैं। इसमें क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू, इसमें सिग्मा अलग है, एफ एन इंटू लॉग एक्स अपॉन एन, यानी कि एक्स के जो लॉग आएंगे उनको आप f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका योग कर लेंगे तो आएगा सिग्मा एफ एन इंटू लॉग एक्स एन। इसको कभी कभी हम सिग्मा एफ लॉग एक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ एफ एन को हम f केवल बोल देते हैं, अपॉन n से करेंगे और इसका अल्टीमेटली हमें एंटी लॉग निकालना होगा। ठीक है, इन्होंने बताने की इसमें कोशिश की है कि xn क्या है, प्राप्तांक असतत श्रेणी के प्राप्तांक हैं xn, ये x1 x2 x3। ठीक है, x क्या है, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु। ठीक है, असतत श्रेणी में xn बोला जाएगा, और x क्या होगा, जैसे मान लिया 0 से 10, 10 से 20 ऐसे क्लास इंटरवल दिए गए हैं, तो आप इनका जो मिड वैल्यू निकालोगे उसको आप क्या बोलोगे, x, और ये 5 15 आ जाएगा बस। फिर ये वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आप पदों को करते हैं। एफ एन आवृत्ति है, एन आवृत्तियों का योग होता है, इसे आप सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। तो लघुगणक द्वारा अगर गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो उसका फार्मूला रिपीटिशन में हम ऐसे लिखेंगे, लॉग एक्स लॉग जी इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एन लॉग एक्स एन अपॉन एन। इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे तो आ जाएगा क्या, गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। यह एंटी लॉग का मतलब प्रतिलघु गणक है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको 11th में मैं बता चुका हूँ। 11th में मैंने आपको बताया था कि लॉग में लॉग निकालने के लिए जब आप किसी भी पद को लॉग में बदलते हैं तो उसमें 2 हिस्से आते हैं, एक आता है पूर्णांश
और दूसरा आता है अपूर्णांश, जिसे दशमलवांश भी बोलते हैं। पूर्णांश जो होता है वो n-1 करके आता है। यहाँ n का मतलब होता है उस संख्या में जो डिजिट होते हैं उनकी संख्या, उसमें से एक घटा देते हैं तो पूर्णांश आता है। जैसे 125 का अगर लघुगणक ज्ञात करना है तो 125 में 3 अंकों की संख्या है तो n यहाँ 3 हो गया, और पूर्णांश अगर आपको निकालना हो तो ये 3 - 1 यानी कि 2 आएगा। अपूर्णांश देखने के लिए आपको लघुगणक सारणी का उपयोग करना होता है। लघुगणक सारणी एक टेबल होती है जिसमें पहले खाने में 10 से लेकर 99 तक की समस्त संख्याएं होती हैं। उसके आगे पहले खाना मतलब कॉलम में, ठीक है, वर्टिकली लिखा होता है, और इनके आगे इधर जो है 0 से 9 तक के कॉलम बने होते हैं जिनके आगे कुछ कुछ वैल्यूज़ लिखी रखी होती हैं, और उन वैल्यूज़ में आप ढूंढते हैं कि आपका अपूर्णांश कैसे आएगा। अपूर्णांश निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, इसे 6 का लघुगणक निकालना है तो पूर्णांश के लिए आप 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। खाली हाँ आप तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अपूर्णांश के लिए आपको क्या करना होगा, 6 को 600 3 अंकों की संख्या कर लेंगे। अब संख्या 60 का 0 वाले खाने में लघुगणक देखेंगे, वहाँ पर आप पाएंगे कि 7782 लिखा हुआ है। 7782 ये जो लिखा हुआ है यह अपूर्णांश है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर 6 हो उसका अपूर्णांश कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको ये सीखना हो तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो शायद आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं आपको जो टेबल है इसकी लघुगणक टेबल वहाँ ले चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपको दिखा सकूँ, अगर वो अवेलेबल हुआ। मुझे लगता है कि वो अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो चलिए टेबल मैं आपको कल दिखा दूंगा, नो इशू। वो मैं आपको कल बहुत जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा इसकी टेबल। तो अभी हमें जो इसमें जानना है वो क्या जानना है, हमें अभी इसमें ये जानना है कि कैसे निकालते हैं हम अपूर्णांश। तो अपूर्णांश के लिए अभी आपको इमेजिन करना होगा, और कल मैं आपकी टेबल के साथ उपस्थित होऊंगा जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे हम इसमें करते हैं इसे कैलकुलेट। अभी हम बात कर रहे थे गुणोत्तर माध्य को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बात आई थी कि हमें उसका अपूर्णांश निकालना पड़ेगा। अपूर्णांश के लिए आपसे कहा गया था कि मान लिया 6 का अगर आपको लघुगणक निकालना है तो 6 में सबसे पहले आपको पूर्णांश निकालना होगा। पूर्णांश का फॉर्मूला था n-1, तो पूर्णांश आपका हो गया 0। अब दशमलव के बाद की संख्याएँ कैसे आएंगी, उसके लिए जो 6 है आपका, इसमें आपको 2 0 और बढ़ा लेने, 3 अंकों की संख्या बना लीजिए। और अब जब आप दशमलव के बाद वाली संख्या ले रहे हैं तो आप इसमें कोई भी जीरो बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 0 बढ़ा लिए, तो अब आप क्या करेंगे, जो लॉग टेबल होगी उसमें ऐसे 10 20 30 ऐसे करके लिखे होंगे, तो जो 60 होगा उसके आप 0 वाले कॉलम में, पहला कॉलम होगा उसमें देखेंगे कोई संख्या 4 अंकों की लिखी होगी, वो होगी क्या, वो होगी 7782। बस वही 7782 यहाँ पर लिख लिया जाएगा, तो 0.7782 जो होगी वो 6 की लॉग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर बारंबारताएं दी गई हैं तो हर पद की लॉग वैल्यू, आप जिसे 6 की लॉग वैल्यू निकाली, 7 की 8 की लॉग वैल्यू निकालेंगे, उनके पदों उनको जो भी लॉग वैल्यू आएगी लॉग एक्स, उसको आप फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी से रिलेवेंट फ्रिक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और उसके बाद में उनका योग करोगे, उनकी संख्या से डिवाइड करोगे। कैसे करोगे ये अभी थ्योरेटिकली ऐसे समझाना संभव नहीं है, क्वेश्चन से समझा देंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं उदाहरण 1 जहाँ पे छोटी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्याओं में आप बगैर लॉग का प्रयोग किए आप यहाँ पे ये कर पा रहे हो। देखो कैसे करते हैं, 2 6 18 54 और 162, इनका गुणोत्तर माध्य अगर निकालना हो तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जहाँ पर ये विधि उपयोग में आ सकती है। सारी संख्याओं में ये विधि उपयोग में नहीं आ सकती। ये वही संख्याओं में आ सकती है जहाँ पे पेयर बन सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 दिए गए तो 5 5 के पेयर बनने होंगे। देखिए ज़रा, आपने सबके गुणनखंड लिखने हैं, तो 2 का गुणनखंड तो 2 ही होगा, 6 का गुणनखंड 2 × 3 होगा, 18 का 3 × 3 × 2 होगा,
54 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 होगा, ऐसे 162 के बाकी होंगे। आप कर लेंगे इसे, और इसको ओवरऑल जो आपका ये दिया गया है, इसको आप 1/5 इसका एक्सपोनेंट करोगे। तो 1/5 जो इसका एक्सपोनेंट होगा, इसे ज़रा सा समझ लीजिए कि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर n जो है, यानी कि पदों की संख्या जो है वो 5 है, इसीलिए 1/5 से यहाँ किया गया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको 2 एक साथ लिख लेने हैं सारे, और 3 एक साथ लिख लेने हैं। तो आप पाएंगे कि ये 2 के 5 जोड़े बन गए हैं, 3 का एक जोड़ा बना और 3 का एक दूसरा जोड़ा बन गया। तो अब आप 5-5 के जब जोड़े बनाएंगे, जब आप इसे हटाना चाहेंगे तो आपने इसकी जगह केवल 2 लिख लिया, इस पेयर की जगह 3 लिख लिया, और इस पेयर की जगह 3 लिख लिया। तो इस तरह से आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 18 आपका गुणोत्तर माध्य आ गया। यही उपयोग किया है उदाहरण नंबर 2 में। यहाँ पे 4 पद है तो 4-4 के पेयर बनाए गए हैं। अगर आप देख लें, सॉरी यहाँ पे संख्याएं कितनी, हाँ 4 ही हैं संख्याएं। तो आपने 1 2 3 4, 2 यहाँ पर खाली रह गया, तो एक ये 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर के ये आपके जो 2 आए हैं, ये 4-4 के 3 पेयर बन गए हैं, और 3 का एक पेयर है और 5 का एक पेयर है। इस तरह से 120 आपका गुणोत्तर माध्य यहाँ हो जा रहा है। तो मुझे पता है बच्चों, ये तो आपके लिए समझना आसान है कि आपने यहाँ पर जितनी आप यहाँ पे एक्सपोनेंट लगाते हो उतने पेयर बनाते हो। यहाँ 1/n था तो आपने 5-5 के पेयर बनाए, n की वैल्यू यहाँ पर 5 थी। यहाँ पदों की संख्या है 4, तो n की वैल्यू 4 है, तो आप 4-4 के पद बना रहे हो, ठीक है। और ये दी गई संख्याओं में गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो यहाँ पर भी 4 संख्याएं हैं तो 4 पद निकालेंगे। आप करते क्या हैं, सबके गुणनखंड लिखते चले जाते हैं जितना हो सकता है, फिर उनको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए, फिर आपका पेयर बनाना इजी हो जाता है 4-4 के, ठीक है। जो सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें इन्होंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, लेकिन आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं, पहले ये अलग क्रम में थे, फिर इनको सीक्वेंस में लिखा, 2 एक साथ कर लिए, 3 वाले एक साथ कर लिए। ऐसे करेंगे तो आपको पेयर बनाना ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए कहा गया, तो पहले 3 उदाहरणों में जिस विधि का उपयोग करके गुणोत्तर माध्य निकाला गया वो विधि यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य से आप लगा सकते हैं, ये संख्या चाहे 10 डिजिट वाली हो पर भी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। आपने यहाँ पर x तो लिख ही रखे हैं, उसके बाद इनकी लॉग वैल्यू निकालनी है। ये लॉग वैल्यू जो आप निकालेंगे, ये लॉग टेबल से निकालेंगे, और सारे बच्चों को 11th में लॉग वैल्यू निकालना मैंने बता रखा है। यहाँ पे पूर्णांश बता देता हूँ, बाकी की जो अपूर्णांश की वैल्यू है ये लॉग टेबल से आपको निकालने का होमवर्क है। आप सभी बच्चों से ये अपेक्षा है कि जिसको लॉग टेबल याद नहीं रही है वो मुझे बता देगा आज व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको चाहे कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए, ताकि मैं आपको लॉग फिर से निकालना बता सकूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें कि ये जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में है ये कैसे आता है। यहाँ 1 डिजिट है तो n-1 का फार्मूला, यानी 1 का फार्मूला लगा के ये 0 आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 10 है तो यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 2-1 करेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा, इसलिए 1 लिखा हुआ है। यहाँ 3 डिजिट हैं तो 3-1 करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 5 डिजिट हैं तो n यानी कि 5-1 करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। जहाँ पे आप डिजिट की संख्या 6 देख रहे हो वहाँ पर इसके सामने 5 लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है पूर्णांश निकालने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, 50 के आगे लॉग वैल्यू में आप क्या करते हैं, 5 दिया है तो इसके आगे 2 जीरो लगा लीजिए, 3 डिजिट जरूर ले लेते हैं। तो 50 आप देखेंगे लॉग टेबल में कहाँ है, उसमें जीरो के कॉलम में देखेंगे तो आप 6990 लिखा हुआ पाएंगे। 10 का लॉग वैल्यू हमेशा एक ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आपको इसमें करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 12 का 0 कॉलम में जो वैल्यू लिखी है वो देखनी होगी। फिर उसके बाद में आगे 1 से लेके 9 तक के कुछ और भी कॉलम दिए गए होते हैं, उसमें 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है। जो संख्या आएगी 12 के 0 कॉलम में, उसमें आपको वो जो बाद में मीन डिफरेंस होता है उसे ऐड करना होता है। मान लिया ये आया 1 2 3 4 और उसमें इधर 3 लिखा है तो ऐड करके आप
37 लिखेंगे। फ़िलहाल इसमें संख्या कुछ और आएगी, तो ये जितना आया है उतना लिखेंगे। इसे आगे कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो 0 0 3 5 8 7 1 जब जोड़ेंगे तो जितना आएगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे, जितना कैरी आएगा वो आगे 9 में जोड़ना होगा। इसी तरह से ये क्रम चलेगा। यहाँ 7 लिखेंगे और जो भी कैरी आएगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा 1 में। जैसे मान लिया 3 कैरी आ रहा था तो 3 + 1 4 + 2 + 4 ऐसे करके आप 21.7234 निकालोगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लोगे, ये सिग्मा लॉग है। n क्या आएगा, 1 2 3 4 5 n यानी पदों की संख्या, वो कितना हो जाएगा 7। तो 21.7234 को आपने 7 से डिवाइड किया तो ये 3.1034 आया है। एंटी लॉग है ये। इसकी जब आप एंटी लॉग टेबल से निकालोगे, दो टेबल है, एक तो लॉग टेबल है, दूसरा एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में आप अभी 3 को इग्नोर करोगे, 10 के तीसरे कॉलम में जाओगे, फिर उसके आगे चौथा का डिफरेंस देखोगे तो वैल्यू लिखोगे आप 1206 दिखेगी। उसमें एंटी लॉग लगाते समय ये देखेंगे अगर ये 3 है तो 3 का मतलब है कि डेसिमल के बाईं तरफ 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 4 होता तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाईं तरफ 5 डिजिट होने चाहिए। अगर ये एंटी लॉग 1 होता तो इसका मतलब होता कि डेसिमल के बाईं तरफ 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि उसका फार्मूला क्या था, n-1 पूर्णांश निकालने का। तो ये पूर्णांश ही है, ये n-1 से आया होगा। तो अगर पूर्णांश n-1 से 3 आया है तो दरअसल आप अगर n निकालना चाहें पदों की संख्या तो ये -1 अगर बराबर के इस तरफ जाएगा, तो जैसे n-1 बराबर 3 है तो n बराबर 3 + 1 यानी 4 ही तो होगा। तो यहाँ पूर्णांश क्या है 3, तो n यानी कि दशमलव के पहले संख्या में कितने डिजिट होंगे, तो वो 4 होंगे, इसीलिए 1269 लिखा गया है। अगर आपको टेबल याद होगी जो 11th में बताया था तो बिल्कुल आप ये कर पाएंगे। उदाहरण नंबर 12 भी इसी तरह से किया गया है, बस इसमें जो लॉग वैल्यू आपने पहले निकाली है, लॉग वैल्यू का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे आप 3 को जब 1.0414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे सिंपली मल्टीप्लाई होता है वैसे ही मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये 3.1242 आ गया है। इसे आप लिखेंगे सिग्मा f इंटू लॉग एक्स, और इसकी वैल्यू आप सामान्य रूप से जैसे डेसिमल्स को जोड़ते हैं वैसे जोड़ के लिखेंगे। यहाँ n जो होगा वो f का योग होगा, सिग्मा f भी बोल सकते हैं और n भी बोल सकते हैं, 25 है। यहाँ क्या होगा, लॉग ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना हो तो क्या होगा, सिग्मा एफ, ये लॉग मत कीजिए आप, यहाँ पर जीएम डायरेक्टली निकालिए और इसके आगे एंटी लॉग लिख दीजिए बस। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे पहले लॉग वैल्यू निकाल ली है लॉग जीएम की, तो यहाँ पे एंटी लॉग नहीं लगाया है, फिर उसके बाद में एंटी लॉग लेने पर जीएम कर दिया तो इसका एंटी लॉग निकाल लिया है, तो 12.79 आ गया सतत श्रेणी में। और आपको कुछ नहीं करना, बस केवल मध्य बिंदु एक बार निकाल लेना है, फिर इस मध्य बिंदु की लॉग वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये सभी 2 डिजिट हैं तो इसमें पूर्णांश 1 आएगा। फिर 25 का शून्य में देखेंगे, 35 का शून्य में देखेंगे, तो जो भी वैल्यूज़ आएगी लिखते चले जाएंगे लॉग टेबल से। इसके बाद में आप लॉग एक्स को f से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 को जब 1.3979 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.7853 आएगा। इसी तरह से 23 को 1.5441 से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बहुत होगा, बहुत ध्यान से करना होगा मल्टीप्लिकेशन, वो भी डेसिमल का थोड़ा टफ कैलकुलेशन मानी जाती है, ध्यान से करोगे तो ही इसमें सही उत्तर आएंगे। एक बार अगर समझ में आ जाता है तो ये स्टीरियोटाइप काफ़ी जो है ईजी हो जाता है, लेकिन शुरुआत में समझने की ज़रूरत है। जहाँ ऐसी संख्याएं आती हैं वहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ होता है। इसे आप जहाँ पे सॉल्व कर रहे हो उसी पेज पे कहीं पे ऐसी जगह बना लो और वहाँ पे करो, कहीं और बैक साइड में जा कर के मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो दोबारा वो कैलकुलेशन ही ढूंढे नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या गलत किया है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ कैलकुलेशन 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13, 3 पचे 15, 1 16, 3 एकम 3, 1 4, ऐसे ही 2 का कर लिया, फिर उसको जोड़ के लिख लिया और वो यहाँ लिख दिया। इस तरह से करेंगे तो सिग्मा एफ लॉग एक्स करेंगे, ये 166.2520 आया। गुणोत्तर माध्य का फार्मूला एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन, एन क्या होगा, बारंबारता का योग, वो कितना है 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.66252। इसका जब आप निकालना चाहेंगे लॉग एंटी लॉग,
तो आप 66 के दूसरे कॉलम में और पाँचवें का मेन डिफरेंस देखेंगे तो वो 4597 वहाँ लिखा होगा। क्योंकि ये पूर्णांश 1 है तो ये 2 डिजिट की संख्या होगी, 45.97 होगा। ये वही बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने पिछले साल लॉग टेबल मेरे साथ साथ पढ़ा था, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। कल लाइव क्लास होगी जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरुआत के 4-5 ये उदाहरण जो व्यक्तिगत श्रेणी के हैं आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये वाले शायद ना कर पाएँ, इसे छोड़ दीजिए। चौथा कर सकते हैं, छठा कर सकते हैं, सातवां कर सकते हैं, बिल्कुल ये उदाहरणों पर आधारित हैं। आठवां कर सकते हैं, ठीक है। नवा भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 सब कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इनका मैंने आपको नहीं बताया है करना, ठीक। बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फ़िलहाल कल की लाइव क्लास में आप सभी लोग एक्टिवली उपस्थित रहेंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। Okay, thank you so much for watching the video till end. Thanks a lot.